जादुई संतरे का पेड़। चिंटू हर रोज अपनी माँ के सोने के बाद पास के गांव से बाग में लगे हुए छोटे छोटे मीठे मीठे संतरे तोड़ने के लिए जाया करता था। कभी कभी वो अपने दोस्त मिंटू को भी अपने साथ ले जाया करता था। एक दिन चिंटू की माँ ने सोने से पहले उसे चेतावनी दी। देख चिंटू, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह 4 बजे की उठी होती हूँ। सारा शरीर टूट रहा है, कितना काम भी बाकी है। अब मुझे 1 घंटा सोने देना, बिल्कुल परेशान मत करना। और खबरदार, जो तू पास वाले बाग में गया, तू जानता नहीं वहाँ सांप बिच्छू ना जाने कैसे कैसे जीव हैं। कहीं किसी ने तुझे काट लिया तो क्या होगा? तू मेरी इकलौती संतान है रे। अरे माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम आराम से सो जाओ। पक्का? हाँ, पक्का। माँ के सोते ही वादा चिंटू भूल गया और चला गया अपने दोस्त मिंटू के साथ पास वाले बाग में, जहाँ मीठे मीठे रसीले संतरे लगे हुए थे। अरे मिंटू, माँ ने कहा है जल्दी आने के लिए। अगर जल्दी ना पहुँचा तो वादा टूट जाएगा और आज तो पक्का पिटाई होगी यार। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू चिंता मत कर, फटाफट संतरे तोड़ते हैं और घर जाकर खाएंगे, ठीक है? हाँ यार, ये ठीक है। चिंटू और मिंटू बाग में बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, फटाफट संतरे तोड़ते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। चिंटू अपनी माँ के उठने से पहले पहुँच जाता है और संतरे मजे से खाने लगता है। अचानक उसकी झोली में जितने भी संतरे थे सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक संतरा उससे छिलने का नाम ही नहीं लेता। जैसे ही उसकी माँ नींद से जागती है तो चिंटू उससे कहता है, माँ, ये संतरा तो मुझसे खुल ही नहीं रहा। अरे, तू फिर से गया था क्या बाग में? अरे माँ, ये तो कल का पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, दिखा मुझे। चिंटू की माँ उस संतरे को देखकर हैरान रह जाती है। बेटा चिंटू, ये कोई खाने वाला संतरा नहीं है, ये तो सोने का है। क्या कहा माँ? सोने का? हाँ, ये देख बेटा। माँ, अब तो हमारी गरीबी दूर हो गई, हमारे पास बहुत पैसे आएंगे ना? पहले ये बता, तू ये लाया कहाँ से? चिंटू अपनी माँ को सारी बात सच बता देता है। दोनों माँ बेटा बाग में पहुँचते हैं और तब चिंटू की माँ की नजर एक बड़े से पेड़ पर जाती है, जहाँ पर सारे ही संतरे सोने के थे। अरे चिंटू बेटा, ये तो कमाल हो गया, सोने के हैं सारे संतरे। जल्दी जल्दी तोड़, भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो गरीबी गई रे गई, अब तो भाई कोई चिंता नहीं। चल बेटा, मैं भी तेरे साथ ही पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। दोनों माँ बेटा पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारे के सारे संतरे तोड़ लाते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी बिल्कुल दूर हो जाती है। 5 बंदर की कहानी। जंगल में एक घने पेड़ के ऊपर 5 बंदर रहा करते थे। पांचों हमेशा साथ साथ रहते थे। उनमें से एक बहुत ही प्यारा बंदर था जिसका नाम था बिंटी। बिंटी गांव के स्कूल में जाकर दीवार पर बैठ जाया करता और बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता। बच्चों के हाथ में बस्ता देखकर, किताबें देखकर उसका भी बहुत जी करता कि वो भी स्कूल जाए और पढ़ाई करे। एक दिन बिट्टी ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बंदर कहीं स्कूल जाते हैं भला? माँ, मेरा बहुत दिल करता है, स्कूल के बच्चे देखकर जी करता है मैं भी पढ़ाई करूँ। ओ मेरे प्यारे बच्चे, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लेकर आती हूँ। कोशिश करते हैं तुम्हें पढ़ाने की। माँ, मेरे पास एक किताब है। कल जब मैं स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में गिरी हुई मिली। अच्छा, दिखाओ। अरे वाह, इस किताब में तो नए नए तरह के चित्र बने हुए हैं। हाँ माँ, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ाई करूँ। बेटा,
हमें स्कूल में तो कोई भी दाखिला नहीं देगा। जिस तरह तुम रोज जाकर स्कूल में बैठ जाते हो, कोशिश करो वहीं दीवार पर बैठे बैठे तुम कुछ सीख जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ। नन्हा बंदर दीवार पर बैठ बैठकर बहुत कुछ सीख जाता है। आते जाते बच्चों को बातें करते देखकर उसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब वो हमेशा घर लौटने के बाद बाकी के चारों बंदरों को एक क्लास की तरह बिठा देता और सबको सिखाता। आज से हमारे यहाँ पर भी स्कूल है। मैंने जो जो स्कूल से पढ़ाई सीखी है वो तुम सबको सिखाऊंगा। क्या तुम सब सीखोगे? माँ, सीखोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चारों बंदर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर वो नन्हा बंदर सबको सिखाता है। सुबह सुबह कहना है गुड मॉर्निंग, बोलो मेरे पीछे। गुड मॉर्निंग। रात को कहना है गुड नाइट, गुड नाइट। और जब भी हाथ धोएंगे तभी खाना खाना है। ऐसा टीचर ने सभी स्कूल के बच्चों को सिखाया है। अब कल की बातें कल बताऊंगा। आज के लिए इतना सबक काफी है। चारों बंदर बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो हर रोज पांचों बंदर मिलकर बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं और उनमें बहुत बदलाव आ जाता है और सब मिलकर बिंटी की बहुत तारीफ करते हैं और उसे धन्यवाद करते हैं। सीखने के लिए सिर्फ लगन चाहिए, उम्र नहीं। प्याज की खेती। राघव हर साल अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ प्याज की खेती किया करता था। अक्सर वो इस बात का ध्यान रखता था कि बाजार में कौन सी सब्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अक्सर उसी सब्जी का वो खेती किया करता था। प्याज की हमेशा ही बाजार में अच्छी डिमांड रहती थी, इसीलिए वो ज़्यादातर प्याज ही बोता था। एक साल प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। राघव की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, बीज डालने का समय हो गया है। पूरे गांव ने बीज डाल भी दिए और आप अभी तक बाजार से बीज लेकर भी नहीं आए हो। बात क्या है? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो। आज वहीं जाने का मेरा प्रोग्राम है। मैं शहर जाकर बीज लेकर आता हूँ और उसी दुकान से लाऊंगा जहाँ से हमेशा से लाता हूँ। मुनाफा तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। राघव शहर उसी दुकान पर जाता है जहाँ से वो हर साल बीज लेकर आया करता था, लेकिन इस साल वो दुकान बंद थी। आसपास पूछने के बाद पता चलता है कि अब वो दुकान घाटे में जा रही थी, इसीलिए हमेशा के लिए बंद हो गई। राघव को किसी और दुकानदार और उसके बीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। उसकी पत्नी ये सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। ये आपने क्या किया? एक दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ? अरे किसी और दुकान से ले लेते। सारी दुनिया एक ही दुकान से हमेशा ही थोड़ी ना बीज लेती है। अब क्या बोओगे, क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ कल ही जाओ और जाकर बीज लेकर आओ। अगले दिन राघव नई नई दुकानों पर जाकर बीज के लिए बात करता है, मगर कहीं भी उसे प्याज के बीज नहीं मिलते। पूरे बाजार में प्याज के बीज खत्म हो चुके थे। यही बात जब वो घर में पत्नी को आकर बताता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे? मुनाफा तो छोड़िए, खेती करना ही मुश्किल है बिना बीज के तो। राघव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन इस बार मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? राघव घर में पड़ा हुआ एक पुराना संदूक खोलता है और उसमें से कुछ बीज निकालता है। अपनी पत्नी को दिखाते हुए राघव कहता है, ये बीज देख रही हो? ये मरते हुए माँ ने मुझे दिए थे। ये कोई आम बीज नहीं है, ये बहुत अच्छी फसल के बीज हैं। माँ ने कहा था, कभी किसी मौसम में अगर ऐसा हो कि बीज न मिले तो इन बीजों को खेतों में डालकर गुजारा कर लेना। माँ तो माँ होती है ना। देख, मेरे पास बीज हैं। इस बार तो फसल ऐसी होगी कि पूरे गांव के पास ऐसी प्याज न मिलेगी। हाँ, ये तो आपने सच में कमाल की बात कर दी।
अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी के साथ खेतों में बीज डाल देता है। खेतों में बीज डालने के बाद एक अजीब चीज होती है। एक एक प्याज का साइज इतना बड़ा होता है कि हर कोई दूर दूर से उसके खेत देखने आता है। एक एक प्याज 5-5 किलो का था। ना केवल राघव का प्याज दूर देश तक जाता है, बल्कि उसे इस बात का बहुत मुनाफा भी होता है। कभी कभी नुकसान के पीछे भी कोई फायदा होता है। बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है।